तो हम लोग पिछले क्लास में बेंजाइन के बारे में पढ़ रहे थे और बेंजाइन के बारे में बताए थे कि बेंजाइन में ये जो एक्स्ट्रा वाला बॉन्ड बना हुआ है, यह जो क्लासिकल पाई बॉन्ड होता है वैसा नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा वाला बॉन्ड आप दिख रहे हैं ये यूनिक है। इसको सिग्मा या पाई की कैटेगरी में बांटना उचित नहीं है। क्यों ये परफेक्ट पाई नहीं है? क्योंकि यह हाइब्रिड ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से बना है, जबकि एक नॉर्मल पाई बॉन्ड जो होता है वह पी ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से बनता है। तो इसलिए ये पाई नहीं है, सिग्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज ओवरलैपिंग है, इसलिए ये सिग्मा भी नहीं है। तो ये अपने तरह का यूनिक बॉन्ड है। अभी भी इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। अभी भी इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और स्टिल द रिंग इज एरोमेटिक इन नेचर। क्योंकि इन तीनों पाई बॉन्ड में कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बेंजाइन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वह अभी भी एरोमेटिक है, ठीक। और एक बात सुनना बेटा, बेंजाइन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं। बेंजाइन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं। क्योंकि यह जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये रिजिड ऑर्बिटल्स हैं और रिजिड ऑर्बिटल्स को थोड़ा थोड़ा बेंड करवा कर ओवरलैप करवा दिया गया है। इसमें बहुत जबरदस्त टेंडेंसी होता है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है री ओपन हो जाने का। जैसे ही टू एंड फ्रो मूवमेंट होते होते ये दोनों बॉन्ड थोड़े दूर होंगे, ये दोनों पाई बॉन्ड वापस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, बॉन्ड खुल जाएगा। तो इसलिए बेंजाइन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अरे बेटा, बेंजाइन बनता कहाँ कहाँ है उसके बारे में चलते हैं चर्चा करने के लिए कि बेंजाइन बनते कहाँ कहाँ है। देखना, तो हम चल रहे हैं बेंजाइन के क्या चीज में, तो बेंजाइन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात करने के लिए, बेंजाइन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात करने के लिए। जानते हो बेटा, अगर हम लोग 1,2 डाई हेलोबेंजीन ले लें, कौन सा मॉलिक्यूल हमने बोला, 1,2 डाई हेलोबेंजीन के तरह का कोई मॉलिक्यूल ले लें। 1,2 डाई हेलोबेंजीन कहने का मतलब क्या चीज, एक बात जानते हो, वो दोनों बेंजीन सिमिलर भी हो सकता है, डी सिमिलर भी हो सकता है। जैसे मान ले एक जगह ब्रोमीन एक जगह क्लोरीन लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिएक्शन होगा। अगर हम लोग कोई 1,2 डाई हेलोबेंजीन को लेकर रिएक्शन करवा दें मैग्नीशियम के साथ, ईथर एज ए सॉल्वेंट लेकर इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें, Mg के साथ रिएक्शन करवा दें ईथर एज ए सॉल्वेंट लेकर, तो जानते हो क्या होता है, यह मैग्नीशियम जो होता है ये दोनों हैलोजन को लेकर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा। कहने का मतलब ये कन्वर्ट एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, मतलब क्या चीज बन रहा है, बेंजाइन बन रहा है। मैग्नीशियम के एक वैलेंसी Cl, दूसरे वैलेंसी से क्या लगा हुआ, ये Br लगा हुआ हो जाता है, ठीक है। जानते हो बेटा, अगर हम लोग हेलोबेंजीन को किसी बहुत बहुत ज्यादा मजबूत बेस से ट्रीट कर दें, हमने अभी कौन सा लाइन बोला, अगर हम लोग हेलोबेंजीन को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल मजबूत नहीं, बहुत मजबूत, तो हम लोगों ने अगर यहाँ पर कोई हेलोबेंजीन ले लिया है, मान ले यहाँ क्लोरीन है और अंदर में जो बॉन्ड का सिचुएशन होता है बेंजीन के लिए वो तो है ही, और यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सब जगह होगा, बचे हुए सभी कार्बनों पर हाइड्रोजन है, वहां वाले को दिखा दिए हैं, ठीक है। और इसको हमने ट्रीट कर दिया है एक बहुत मजबूत बेस के साथ। जानते हो बेटा, बेस के रूप में यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं NH2-, बेस के रूप में हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, NH2- ले लिया है। बहुत मजबूत बेस है ये, फाइन। बेस का पहला गुण क्या होता है, बेस सबसे पहले मॉलिक्यूल में अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को निकालेगा। याद रखना, एसिड बेस रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो फास्टेस्ट रिएक्शनों में से एक रिएक्शन होते हैं, पलक झपकते फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो कंप्लीट होने वाले रिएक्शंस हैं।
तो देखो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अफलातून एसिडिक नहीं है बेटा। एक तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम लोग जानते हैं ना sp2 हाइब्रिड कार्बन sp3 से ज़्यादा एसिडिक होता है। जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर का बढ़ता है बेटा। तो ये कार्बन नॉर्मल कार्बन से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक ये हो गया। दूसरा, उधर क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो क्लोरीन, तो क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट भी इसके एसिडिक स्ट्रेंथ में थोड़ा मदद कर देगा। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की तुलना में ई वाला हल्का सा ज़्यादा एसिडिक है, कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक ऐसी बात नहीं है। अगर ये ज़्यादा एसिडिक होता ना तो कमज़ोर बेस भी अपना काम कर चलता, लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे थे, जो बेस यूज करना है बहुत बहुत मजबूत बेस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है। अरे बेटा खैर जो भी है, हमने इसके कमजोरी को इसको मजबूत करके पूरा करने का कोशिश किया है। अगर ये बेस यहाँ का हाइड्रोजन लेते हुए चल जाए, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाए, तो इस कार्बन पर यहाँ कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? बोल, इस कार्बन पर यहाँ कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? बोलो, निगेटिव। तो ये अगर यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये और यहाँ डेवलप हो गया निगेटिव चार्ज, फाइन। अब क्या होगा जानते हो बेटा? अब होगा ये कि यह निगेटिव चार्ज वाला जैसे ही उधर की तरफ ओवरलैप होगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यह कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में? यह कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के बेंजाइन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा, बढ़ा जाता है। तो हम लोग बेंजाइन के प्रिपरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मेरा कहना ये है कि ये हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। वह निगेटिव चार्ज हैलोजन को हटाकर एक नया इस तरह का बॉन्ड या बेंजाइन बना देता है। अगर हम लोग निगेटिव चार्ज किसी नए सोर्स से डेवलप करवा दें, बेंजाइन तो वैसा भी हेलो बेंजीन दे सकता है। उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने किया ये था कि हमने ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड ले लिया। अरे बेटा यहाँ पर अगर ये एनायन हटाकर हाइड्रोजन ले लें तो ये मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा? ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। अगर इसको हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दें, बेस क्या करेगा? इसका हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। इसका हाइड्रोजन रिमूव कर देगा तो ये क्या चीज में बदल जाएगा? ये Cl और ये C डबल बॉन्ड O-। अब इसको थोड़ा हीट कर दे। एक बात जानते हो, अगर कहीं पर कार्बोक्सिलेट एनायन हो, अगर कहीं पर कौन सा एनायन हो? कार्बोक्सिलेट एनायन हो, कार्बोक्सिलेट एनायन का भी टेंडेंसी होता है, कार्बोक्सिलेट एनायन का भी टेंडेंसी होता है क्या चीज? कि वो CO2 बनकर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ, गौर कर, यह वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड यहाँ हो जाए तो ये पूरा चीज क्या बनकर निकल जाता है? CO2। ये CO2 बनकर निकल जाता है। तो कार्बोक्सिलेट में ये जो होता है ना, इसमें टेंडेंसी होता है CO2 बनकर निकल जाए और अपने पेरेंट कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप करवा दे? तो अपने पेरेंट कार्बन पर निगेटिव चार्ज डेवलप करवा दे। अरे बेटा बिल्कुल इसी तरह का स्पीसीज वो भी नहीं बन गया, वो भी बिल्कुल इसी तरह का स्पीसीज बन गया है। तो यहाँ भी क्लोरीन के रिमूवल के साथ ही ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में? विद द लॉस ऑफ Cl माइनस आयन ये भी कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में? बेंजाइन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में? बेंजाइन में। तो इस तरह से बेंजाइन बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। उनमें से कुछ तरीकों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि इतने तरह से ये बेंजाइन बन सकते हैं। ठीक है, सुनो ना, कहना क्या है? कहना यह है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलना है। इस क्लोरीन का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन लेकर निकलना। अरे बेटा इलेक्ट्रॉन लेकर निकलने का काम कोई दूसरा ग्रुप भी कर सकता है। जैसे मान लो हम एक ये दे रहे हैं, क्वेश्चन में बेंजाइन बनाने का कई तरह का चीज दिया हुआ रहेगा। हम जो बात एक्चुअली कहना चाहते हैं, जो चीज आपके दिमाग में बैठाना चाहते हैं, वो ये है कि किसी भी बेंजीन रिंग में एक जगह कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन देकर जाने में इच्छुक हो, और दूसरे जगह ऐसा ग्रुप हो जो कि इलेक्ट्रॉन लेकर जाने में इच्छुक हो। तो ऐसे कंडीशन में हर बार आपको क्या मिल जाया करेगा? बेंजाइन मिल जाएगा। जैसे ये वाला ग्रुप,
इसको भी अगर हम लोग हीट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ एनायन, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर N2 बनकर निकल जाएगा। ये भी हीट करने पर इधर हम लोगों को क्या दे देना चाह रहा है, ये भी हम लोगों को बेंजाइन दे देने जा रहा है, और साथ में यहाँ और जो प्रोडक्ट बनेगा वो N2 और साथ में क्या चीज CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो बेंजाइन बनाने के ये सब तरीके होते हैं। एक बात जानते हो बेटा, हम बार बार बोल रहे हैं कि बेंजाइन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है। बेंजाइन हाईली रिएक्टिव स्पीसीज इसलिए होता है क्योंकि अगर कहीं पर, ध्यान देना हम जो बात बोल रहे हैं, अगर कहीं पर मान लो ये बेंजाइन बना हुआ है, अगर मान ले कहीं पर ये बेंजाइन बना हुआ है, फाइन, यहाँ पर ये वाले ऑर्बिटल और ये वाले ऑर्बिटल के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, वो बॉन्ड खुला, तो बॉन्ड खुलने के बाद जो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल बनेगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल क्या रहेगा, खाली। बेंजाइन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन करने को तैयार है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, यहाँ आइए, खाली ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो भी आपका स्वागत है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। माने ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों तरह के रिएजेंट से रिएक्शन करने को तैयार होता है। एक बात जानते हो, अगर मान लो कहीं पर, अगर मान ले कहीं पर बेंजाइन को रिएक्शन करने के लिए बाहरी कोई भी रिएजेंट नहीं मिला, अगर मान लो कहीं पर बेंजाइन को रिएक्शन करने के लिए बाहर से कोई भी रिएजेंट अवेलेबल नहीं हुआ, तो क्या होता है, इसी तरह का 2 बेंजाइन आएगा। दूसरा बेंजाइन जो आएगा वो अपना भरा हुआ ऑर्बिटल इसके सामने और खाली ऑर्बिटल इसके सामने अरेंज करेगा, और यही दोनों ओवरलैप कर जाएगा, यही दोनों आपस में क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। इस मॉलिक्यूल को हम लोग बाइफेनाइलीन बोलते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम लोग बाइफेनाइलीन के नाम से जानते हैं। अगर बेंजाइन मॉलिक्यूल को बाहर से रिएक्शन करने के लिए कुछ न मिले तो 2 बेंजाइन मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्शन करके क्या बना लिया करता है, बाइफेनाइलीन बना लिया करता है। इतना कहानी समझ में आ गया सभी लोगों को, बेंजाइन के बारे में जितना बात बता रहे थे इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों का खत्म हुआ रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला टॉपिक। यहाँ पर हम लोगों का खत्म हुआ कौन सा टॉपिक, रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला टॉपिक हम लोगों का खत्म हुआ। रिएक्शन इंटरमीडिएट में अभी तक हम लोग कौन कौन सा इंटरमीडिएट के बारे में पढ़े हैं, तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कार्बोकैटायंस के बारे में, फिर हम लोग पढ़े क्या चीज के बारे में, कार्बन आयन के बारे में, फिर हम लोग पढ़े रिएक्शन कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़े कार्बीन, नाइट्रीन और ये रहा बेंजाइन के बारे में पढ़े थे। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए क्या चीज के बारे में, तो हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट जितना भी हम लोग पढ़े हैं उनका यूज कैसे करना है उसके बारे में चलते हैं चर्चा करने के लिए। हम लोग चर्चा करने के लिए चलते हैं क्या चीज के बारे में, तो एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। ठीक है, हम लोग चर्चा करने के लिए चलते हैं क्या चीज के बारे में, तो हम लोग चर्चा करने के लिए चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। ध्यान देते रहना। एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। बेटा एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट में जो सबसे पहला चीज हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, वह होगा एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक होगा, एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल। बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी बात बोले उसको बहुत ध्यान से सुनना है, और कहीं पर कोई कारण न समझ में आया हो तो बहुत अच्छे से बात रखना है कि सर ये कैसे क्या बोल रहे हैं, इसमें नहीं समझ में आया।
ठीक है, तो सुनते चलिएगा। हम लोग जो पहला टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा कौन सा चीज, वो होगा एसिडिक नेचर ऑफ क्या बेटा, फेनॉल। सुनो, अगर मान लो कहीं पर एक फेनॉल मॉलिक्यूल है, अगर मान लो कहीं पर एक फेनॉल मॉलिक्यूल है और एक कहीं पर कोई अल्कोहल है, अगर कहीं पर मान लो कोई अल्कोहल है, ठीक है, कहने के लिए यहां भी OH है, यहां भी OH है, लेकिन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ में काफी अंतर होता है। ये अल्कोहल और ये फेनॉल, लेकिन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ में काफी अंतर होता है। जानते हो बेटा, इनका pKa वैल्यू, कभी अगर हम pKa वैल्यू बोल रहे हों तो उसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनाते समय कभी कभी बहुत काम आता है। बिना pKa वैल्यू का कभी कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो कौन किससे मजबूत है ये तो ठीक है, लेकिन कितना मजबूत है ये अंदाजा वैल्यू से ही लगेगा। तो अल्कोहल का जो pKa वैल्यू होता है वो 16 से लेके 19 तक होता है। अल्कोहल का pKa वैल्यू कितना होता है, फ्रॉम 16 टू 19 के रेंज में होता है, जबकि फेनॉल का pKa वैल्यू 10, एग्जैक्ट वैल्यू 9.98 होता है। फेनॉल का pKa वैल्यू कितना होता है, 9.98, अप्रोक्सीमेट होल नंबर में 10 भी बोल सकते हो। तो जानते हो ऐसा क्यों, माने इतना वैल्यू से इतना तो अच्छा, एक बात समझना, pKa वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। pKa वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। pKa वैल्यू जिसका कम है वो ज्यादा एसिडिक होता है। सुनना बेटा, ये हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल का pKa वैल्यू हमने बोला 16 से 19, इसका हमने बोला 10। आखिर क्यों सर, तो ध्यान से सुनते रहना हम जो बोल रहे हैं। मान ले इस फेनॉल मॉलिक्यूल ने अपना हाइड्रोजन रिलीज किया, ये वाला हाइड्रोजन दे दिया, ये बदल गया है फेनॉक्साइड एनायन में, यह बदल गया है कौन सा चीज में, फेनॉक्साइड एनायन में, और यहाँ पर H+ रिलीज हुआ। इस अल्कोहल ने भी अपना ये हाइड्रोजन रिलीज किया और यह बदल गया है इथॉक्साइड एनायन में और प्रोटॉन सॉल्यूशन में रिलीज किया। बात समझना, हमने क्या किया है कि 2 बीकर में 1-1 लीटर पानी लिया हुआ था। मेरे पास 2 बीकर था, एक यहाँ, दोनों में हमने क्या कर लिया, 1-1 लीटर हमने पानी ले लिया। पहले वाले बीकर में 1 मोल फेनॉल घोल दिया और दूसरे वाले बीकर में हमने 1 मोल इथेनॉल घोल दिया। यह भी अपने काबिलियत के अनुसार आयोनाइज होगा, यह भी अपने काबिलियत के अनुसार आयोनाइज होगा। फेनॉल जब फेनॉक्साइड आयन बनाएगा तो ये O-, अगर ध्यान से सुनना, यह O- अगर अनस्टेबल हो जाए, ये O- क्या हो जाए, अनस्टेबल, तो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये सॉल्यूशन से तुरंत H बुला लेगा, जो दिया है उसको वापस रिकॉल कर लेगा। अरे बेटा, हाइड्रोजन देने के बाद जो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है वह अगर अनस्टेबल हो जाए, इस रूप में स्टेबल ना हो, तो तुरंत सॉल्यूशन से H मंगा लेगा। तो सॉल्यूशन में मौजूद H की संख्या क्या रहेगी, कम, क्योंकि सब वापस भी बुला ले रहा है। लेकिन अगर ये एनायन स्टेबल हुआ तो ये अपने हाइड्रोजन को कहेगा कि तुम रहो ना सॉल्यूशन में घुला हुआ, हमको तुम्हारा अभी जरूरत। हर मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन सॉल्यूशन में ज्यादा देर तक फ्री छोड़ देगा। तो किसी भी समय हम उस सॉल्यूशन को जब चेक करेंगे तो सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा दिखेगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल ने अपना H सॉल्यूशन में रिलीज कर रखा है, तो ज्यादा दिखेगा H+। इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या हो रखा है, एसिडिक हो रखा है। जानते हो बेटा दोनों में क्या है, माने कुल मिलाकर बात ये है कि इसका O- ज्यादा स्टेबल है कि इसका O-। तो दोनों में है क्या अंतर, क्या है वो देखो। दोनों में अंतर ये है कि ये O- इन्वॉल्व हो जाएगा क्या चीज में, रेजोनेंस में।
नहीं, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होने लगेगा, रेजोनेंस होने लगेगा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा जानते हो, ये ऑक्सीजन ने अपने ऊपर निगेटिव देखकर इसको कहा कि भाई तू लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले लो ना, ये निगेटिव चार्ज के कारण ही हम अनस्टेबल हैं, तुम लोग इसमें से थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले लो। इन दोनों ने कहा कि छोड़िए ये सब बात मत कीजिए, हम अल्काइल ग्रुप हैं और हम नेचर में क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। हम नेचर में क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। हम आपके तरफ और इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, ये और इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इस ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा होगा कि घटा होगा, बढ़ा होगा। ये जल्दी H+ ले लेगा सॉल्यूशन से जल्दी H+ ले लेगा, तो सॉल्यूशन में इसके केस में ज्यादा H+ मिलेगा कि इसके केस में ज्यादा H+ मिलेगा, ऊपर वाले के केस में ज्यादा H+ मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है तो क्या बोलोगे, फिनॉल। और पूछा जाए कि क्यों फिनॉल ज्यादा एसिडिक है तो क्या जवाब दोगे, क्यों, क्योंकि फिनॉल से फेनॉक्साइड आयन जो बनता है, वो फेनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है वो क्या हो जा रहा है, स्टेबलाइज हो जा रहा है, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है। इतना बात समझ में आ गया। चलो, इतना बात समझ में आने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं। सुनना बेटा, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो हमारे पास कोई फेनॉल हो, और बोले कि यहाँ पर कौन कौन सा ग्रुप लगाने से इसका एसिड, माने फेनॉल में यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ अगर कोई ग्रुप लगा दें तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फेनॉल में, बेंजीन में बचे हुए कार्बनों पर अगर कोई ग्रुप लगा दें तो वह फेनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा। ध्यान से सुनते चलना, बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अरे बेटा, अगर हमको फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो कुल मिलाकर जो हम पिछला बात सुने थे उसमें एक ही चीज समझ में आया कि इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अरे अगर बेंजीन रिंग में नीचे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और उसके निगेटिव को वो नीचे खींच ले तो ये जल्दी H को वापस रिकॉल नहीं करेगा, नतीजा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सुन, स्पष्ट बात, बेंजीन रिंग में आपको जहां भी जो चीज लगाना है लगा दीजिए, आपको कहीं भी कोई भी चीज लगाना है आप लगा दीजिए, लेकिन कहीं भी कोई ग्रुप लगाने से अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, आप बेंजीन में कहीं भी कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, प्रेजेंस ऑफ दैट ग्रुप if decreases the electron density of carbon containing O- ion, decreases the electron density of carbon containing O- ion will effectively increase the acidic strength of phenol। ये इतना बात समझ में आ गया। बेंजीन में आप कहीं भी जो भी ग्रुप लगाना है लगाइए, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब है, हमको मतलब है इस कार्बन से। कोई भी फैक्टर अगर उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दे तो वो फेनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, बढ़ा दिया करेगा। इतना बात समझ गए सभी लोग। चलो हम लोग चलते हैं एक एक करके एग्जाम्पल में चर्चा करने के लिए। अरे बेटा, एक एक करके एग्जाम्पल में चर्चा करने के लिए चलते हैं तो ध्यान देना। हम लोगों को पहली बार किया है क्या कि पहली बार हम लोगों को ये OH यहाँ और यहाँ एक CH3 लगा दिया है। दूसरी बार किया क्या है कि यहाँ OH यहां CH3 लगा दिया है। तीसरी बार यहां OH और यहां CH3 लगा दिया है। चौथी बार अकेले फेनॉल है। मान ले इस मॉलिक्यूल को बोल दिया है A, इसको बोल दिया है B, इसको बोल दिया है C, इसको बोल दिया है D। और हम लोगों को बोला इनमें किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, ये बताइए। ठीक है, एक बेंजीन रिंग में एक जगह OH लगा हुआ हो और एक जगह CH3 लगा हुआ हो, उस मॉलिक्यूल को क्रिसॉल बोलते हैं। उस मॉलिक्यूल को क्या नाम से पुकारते हैं, क्रिसॉल। ये ऑर्थो क्रिसॉल है,
ये मेटाक्रिसॉल है और ये पाराक्रिसॉल है। ठीक है, हम लोगों को पूछा गया है कि क्रिसॉलों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम होगा। हम ही बताते चलते हैं, दूसरे तीसरे बार से आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, दूसरा तीसरा बार से आप ही से पूछेंगे। अभी आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अरे बेटा, सबसे पहला चीज, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप का नेचर पहचानो। ये ग्रुप नेचर वाइज कैसा है, तो सुनो। ये मिथाइल ग्रुप जो है वह इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई दिखाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में कैसा दिखाएगा? प्लस आई दिखाएगा। माने अपने अगल बगल इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन पुश करता रहेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में ये कैसा नेचर शो करता है? प्लस आई नेचर शो करता है, ठीक है। और दूसरा, ये मिथाइल जो होगा वो हाइपर कंजुगेशन भी दिखाएगा। याद है तुम लोग को बताएं हाइपर कंजुगेशन? यह मिथाइल जो होता है वो कैसा नेचर शो करता है? हाइपर कंजुगेशन। अरे बेटा, एक बेंजीन रिंग में अगर कहीं पर, एक बेंजीन रिंग में अगर कहीं मिथाइल लगा हुआ हो तो यह हाइपर कंजुगेशन के कारण अपने अगल बगल और अपने सामने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते रहता है? बढ़ाते रहता है। तो ये हाइपर कंजुगेशन भी लगाएगा और हाइपर कंजुगेशन के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन हाइपर कंजुगेशन का असर कहां कहां पड़ता है? हाइपर कंजुगेशन का असर पड़ता है मिथाइल के अगल बगल और मिथाइल के सामने, ठीक है। अब सुनो, जो ग्रुप बाहरी ग्रुप लगा हुआ है, सबसे पहले उसका नेचर पता कर लिए। उसका नेचर पता करने के बाद अब हर एक मॉलिक्यूल पर सोचते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अरे बेटा, ये जो मिथाइल यहाँ लगा हुआ है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यह इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है। और दूसरा, इसके हाइपर कंजुगेशन का असर इसके अगल, इसके बगल और सामने पड़ेगा। तो अगल और सामने का हमको नहीं चिंता है, लेकिन जिस कार्बन पे हमारा सारा फोकस है वहां पर तो हाइपर कंजुगेशन के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो पहले वाले मॉलिक्यूल में क्या क्या हुआ? इस मिथाइल ने यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया और साथ में हाइपर कंजुगेशन के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, ठीक है जी। आओ दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर चर्चा करते हैं। अरे बेटा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कमजोर हुआ है। आपको पता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कमजोर होते जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ थोड़ा उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया जरूर। लेकिन इसके हाइपर कंजुगेशन का असर कहां कहां? इसके अगल, इसके बगल और इसके सामने। माने इसके हाइपर कंजुगेशन से कम वो कार्बन अनइफेक्टेड है जो कार्बन हमारे कंसीडरेशन में है। जो कार्बन को हम लोग वॉच कर रहे हैं, दैट कार्बन रिमेन्स अनइफेक्टेड थ्रू हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पर हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, यहां पर खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा था यहां पर दो कारणों से। कौन कौन सा? हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, और वो भी थोड़ा कमजोर। नाउ व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल? अरे बेटा, आप लोग को बताए थे कि तीसरा कार्बन से दूर जाने पर इंडक्टिव इफेक्ट निग्लिजिबल होने लगता है। चौथा कार्बन जाते जाते इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका इंडक्टिव, मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट 1 2 3 4, माने इंडक्टिव इफेक्ट नहीं के बराबर, लेकिन हाइपर कंजुगेशन अगल बगल और सामने, यहां हाइपर कंजुगेशन के कारण बढ़ाया और यहां पर किसी ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाया। और एक बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला जो फैक्टर होगा वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? घटा देगा। अरे बेटा, इतना कहने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इन लोगों में कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, सीक्वेंस सजाओ, तो हम लोग सीक्वेंस सजा सकते हैं यहाँ पर।
एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस तुम लोग बोल सकते हो, यहाँ पर कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम होगा ये सजा सकते हो। बोल, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? डी, फिर बी, फिर सी और फिर ए। समझ गए? यही ना एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस होगा। अरे बेटा मेरे सामने पीके वैल्यू भी अवेलेबल है। फेनॉल का पीके वैल्यू तो हम बोले थे थोड़ा देर पहले 9.98 होता है, जानते हो। ऑर्थो पोजीशन पर अगर मिथाइल लगा हुआ हो तो इसका पीके वैल्यू 10.28 होता है। अगर मेटा पर हो तो ये 10.08 होता है, ठीक है। और अगर पारा पर लगा हुआ हो तो 10.14 होता है, 10.14 होता है पीके वैल्यू। तो देखो तो ये जो सीक्वेंस हम लोग सजाए हैं वो सही नहीं सजाए हैं। जिसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये पीके वैल्यू सबसे कम, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद 10.14 और फिर उसके बाद 10.28। फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ सजाना कैसे है ये कहानी समझ में आ गया है। अब हम क्या करें, मान ले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं और इस क्वेश्चन में हम सभी जगह फेनॉल ले लिए हैं लेकिन सब में मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिए हैं। सभी में कौन सा ग्रुप लगा दिए हैं? ये यहाँ भी हमने मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया है, ये यहाँ भी हमने मान लो मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर लगा दिया है। और अगला बार हर साल के भांति इस साल भी फेनॉल एलोन। आपसे पूछा गया है ये ए, ये बी, ये सी और ये डी में कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। पूरा 1 मिनट का समय आपका है, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सोचना। तो हम जो तरीका बोले थे कि फेनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करना है, तो सबसे पहले क्या करो कि जो ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप के नेचर को पकड़ो, वो नेचर वाइज कैसा है। सुनो बेटा, यह OCH3 ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। आप लोगों को एक बार तोता के तरह रटवाए थे। बेंजीन रिंग से लगा पहला एटम के पास अगर लोन पेयर हो, बेंजीन रिंग से लगे पहले एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो वो +R होता है, याद है। और बेंजीन रिंग से लगा पहला एटम अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से बंधा हो तो फिर वो -R होता है। याद कर, ये चीज सिखाए थे। अरे बेटा ये पहला बेंजीन रिंग से पहला एटम जिसके पास, बेंजीन रिंग से पहला एटम इसके पास लोन पेयर है, इसका मतलब रेजोनेंस में ये +R है। और अगर कोई +R ग्रुप बेंजीन में लगा हुआ हो, बेंजीन में +R ग्रुप लगा हुआ हो तो वो करता क्या है, अपने अगल बगल और अपने सामने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। अपने अगल बगल और अपने सामने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, बढ़ा देता है। फाइन। अरे बेटा तो ये हो गया एक नेचर OCH3 का। लेकिन दूसरा नेचर, ये पहला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है। ऑक्सीजन नेचर में कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है। माय डियर, अगर ये ऑक्सीजन नेचर में इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये कैसा है, -I है। ठीक है जी। सुनो, अब हम उन ग्रुपों का इफेक्ट इन मॉलिक्यूलों पर स्टडी करते हैं। ध्यान देना, यहां पर क्या हुआ है, ये यहां पर रेजोनेंस के द्वारा यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या किया, बढ़ाया। यहां रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या किया, और इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा क्या किया, खींच लिया। इसका यहां पर हो क्या रहा है समझना, सभी लोग खूब अच्छे से समझना। जैसे मान लो दो सेंटर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक ऊपर से कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ऊपर एक पाई बॉन्ड। तो रेजोनेंस के द्वारा पाई बॉन्ड कहा कि ले, तू ले ले, लेकिन सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर बीच में रहना चाहिए था उसको हल्का सा अपने तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। लेकिन ओवरऑल दोनों इफेक्ट मिलाकर अगर सोचें, आपको हमने आपको पैसे की जरूरत थी तो किसी दोस्त ने 10,000 रुपया आपको दिया कि ले भाई यूज कर, मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन फिर जाते समय उसने कहा कि अरे यार टेम्पो भाड़ा भी ना है, 10 रुपया दे देना, टेम्पो भाड़ा कम से कम। ठीक है, तो वैसा ही कुछ नहीं हो। अच्छा, वो उस कंडीशन में ओवरऑल मदद हुआ कि ओवरऑल आपसे लिया, वो
ओवरऑल तो दिया ही ना, 10,000 रुपया दिया, बदले में 10 रुपया लिया है। तो यहाँ वही पाई वाला पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा और बदले में सिग्मा बॉन्ड में से हल्का सा कम कर देगा। ये हुआ इसमें। अरे बेटा इसमें देख तो दूसरे वाले में यह रेजोनेंस के द्वारा कहां कहां का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, अपने अगल बगल, यहां और अपने सामने। यहां पर रेजोनेंस का असर तो हुआ नहीं। अच्छा ये भाई साहब इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले के इलेक्ट्रॉन देने वाले, खींचने वाले हैं। तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है, यहाँ आते आते थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन कमजोर होगा तो कैसा, इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि लेने वाला है, लेने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है जी। इसके केस में इसका इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ तक न पहुंचेगा, लेकिन इसका रेजोनेंस तो यहाँ तक पहुंचेगा। और रेजोनेंस में ये भाई साहब कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो ये रेजोनेंस के कारण यहाँ अच्छा खासा बढ़ा दिए, और यहाँ पर ना बढ़ा है ना घटा है। अब तुम ही लोग सजाओ ना, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर सजाओ तो जल्दी से। इन लोगों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, बी, फिर कौन हो जाएगा, डी, फिर कौन हो जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खाली रेजोनेंस से बढ़ा, यहाँ रेजोनेंस से बढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट से घट गया। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बीडीएसी। एसी में बैठकर वाला जो बोले थे वही। तो जो लोग बीडीएसी बोले हैं वो लोग सही हैं। हम पीके वैल्यू लिख के आपके सामने दिखा रहे हैं। जानते हो बेटा पीके वैल्यू जो हो जाता है ना, पीके वैल्यू जो हो जाता है फेनॉल का, तो हर साल के भांति कितना, ये 9.98 या 10 लिखो तो ज्यादा अच्छा है। जो मेटा पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है इसका हो जाता है, मिथॉक्सी कहां गया, हाँ ये रहा, ये दिया हुआ है 9.65, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9.65। इसका पारा पर अगर मिथॉक्सी कहां गया, हाँ पारा पर मिथॉक्सी लगा हुआ हो तो 10.21, और इसका लगभग 10 होता है। इसका वैल्यू लगभग कितना हो जाता है, 10। तो देख तो हम लोग जो सजाए हैं वो ठीक सजाए हैं कि नहीं। ये 9.65 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर हो गया कौन, डी वाला, फिर हो गया कौन, ए वाला, और फिर हो गया कौन, सी वाला। ये पूरा कहानी समझ में आ गया सभी लोगों को। और भी कोई देंगे सजाने के लिए तो सही सही सजा लोगे, ये गलती करोगे आप श्योर। अगर हम हर जगह, अगर हम क्या करें कि हर जगह एक ग्रुप लगा दें, CHO ग्रुप लगा दें। अगली बार हम क्या कर रहे हैं, अगली बार हम हर जगह कौन सा ग्रुप लगा दे रहे हैं, ये यहाँ CH3, एक बार CHO यहाँ लगा दिए हैं, एक बार ये CH3 नहीं ना, OH ना, हम भी इमोशनल हो गए। यहाँ पर ये OH, ये OH, और दूसरी बार CHO यहाँ पर, और तीसरी बार ये यहाँ OH, और ये CHO यहाँ पर, और चौथी बार हर साल के भांति इस साल भी कौन, ये फेनॉल। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। सब पहला शर्त ये है एक बार बोलना और सही बोलना, मन में 10 बार सोच लेना, लेकिन जो आंसर देना वो एक बार में सही हो, ये कोशिश करना। तो हमने आपको बताया था कि जो भी ग्रुप ये लगा हुआ है सबसे पहले उसका नेचर पहचानिए, ऐसे ही तरीका सिखाया है ना। तो ये CHO ग्रुप जो है हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और रेजोनेंस में भी ये क्या चीज है, -R है। अरे बेटा अगर ये यहाँ लगा हुआ है तो इंडक्टिव इफेक्ट अपने चरम पर, इंडक्टिव इफेक्ट अपने पीक पे, और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी अपने पीक पर, और साथ में रेजोनेंस के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है, तो वो भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा घटा रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा घटा रहा है, और यहाँ कुछ नहीं। तो एक चीज तो पक्का है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, A, फिर कौन हो जाएगा, C। सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा A, फिर हो जाएगा C, फिर हो जाएगा कौन, B, और फिर हो जाएगा कौन, D। मेरे सामने इसका डाटा अवेलेबल नहीं है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। चलो हम चलते हैं कहां पर, तो हम चलते हैं ये जो CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये समझ गए सभी लोग, सभी लोग समझ गए। तो चलते हैं हम लोग इससे आगे का डिस्कशन इससे अगले लेक्चर में।